हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी ए सतीश अनेजा और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के ऊपर। जी हां, और ये वीडियो मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं। बेसिकली मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूं और वीडियो बहुत लंबा बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाने साथ साथ में शुरू हो गया था कि ये कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करता, बेसिकली मैं सिलेबस के ऊपर ही चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी इसके ऊपर कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। ये कोई कोर्स की मार्केटिंग वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाले। इसका एक सीधा सा पर्पज है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि उम्मीद रखते हैं कि मैं इसके ऊपर उनको थोड़ा गाइड कर पाऊँ। तो पर्पज इतना ही है कि मैं यहाँ पर गाइड करने आया हूँ कि कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहली बात, इसकी तैयारी इन 70 से 75 दिनों में हो सकती है, और ये आपके लिए है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो डर जाएंगे वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको यही तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस आपको अगले 70 से 75 दिन में तैयारी करनी है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है जी। 75 दिन 2.5 महीने होते हैं, और सीए फाइनल वाले स्टूडेंट जब 2.5 महीने में तैयारी कर सकते हैं तो ये टेस्ट तो हो ही सकता है, ठीक है जी। तो ऐसा मैं आपको शुरू में ही विश्वास देता हूं कि आपकी तैयारी हो सकती है। कैसे हो सकती है, धीरे धीरे हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा खींचने के मूड में नहीं हूं, पर फिर भी ये 30 मिनट का कम से कम ये वीडियो जाने वाला है। तो आपको अगले 30 मिनट इस वीडियो को देने हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपके वो 30 मिनट की वैल्यू आपको मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, आपको ऑलरेडी पता है। 150 क्वेश्चन है, वो भी आपको पता है। 3 घंटे हैं, ये भी पता है। मैं यहां पर आपको एक बात जो बताना चाहता हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, 3 घंटे दिए हैं उन्होंने आपको। तीन, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं तो हम वहां पर स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं कि फ्रेंड्स, आपके इस एग्जाम में थ्योरी बेस का जो कंटेंट है वो ज़्यादा आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट आपके इस केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। हम यहाँ पर ये नहीं मान सकते कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी आएगी। लास्ट टाइम का एग्जाम कैसा हुआ था मैं भी जानता हूँ, ईजी था। बट हम पास्ट ईयर के एग्जाम को देखकर आज का हिसाब किताब नहीं बना सकते। तो पहला मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी तैयारी रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मतलब ये है, हो सकता है क्वेश्चन 2 से 3 मिनट सोल्व होने वाला भी हो, तो आप उसके हिसाब से तैयार होके जाएं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए। पेपर कैसा भी आए, उम्मीद करते हैं कि थ्योरी बेस ही आएगा, पर प्रैक्टिकल के लिए तैयार होके जाइएगा, ठीक है जी। दो बातें मैंने यहां पर बोली। अब जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसकी तैयारी की कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और पेपर सेकंड से मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होना शुरू हुआ तो मैं इसके 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो अभी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो डिलीट कर चुका हूं, ये तीसरा टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। पेपर सेकंड पेपर सेकंड में डायरेक्ट टैक्स है, और टैक्सेशन मेरा फेवरेट है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊंगा। तो डायरेक्ट टैक्स, और मैं ये भी जानता हूं कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड बैठता है, टफ लगता है, क्योंकि आप नॉर्मली जो सीए वाले होंगे वो तो ठीक है टैक्सेशन में, अदरवाइज ये थोड़ा सा टेढ़ा मैटर हो जाता है ना। तो इनकम टैक्स के ऊपर इन्होंने कह दिया कि भैया पूरा इनकम टैक्स, यहाँ पे सीधा लिख दिया इनकम टैक्स और उसके रूल्स दोनों याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, स्पेशली इन्होंने बता दिया कि भैया इन सब के लिए याद कर देना। इन सब कोई ना भी लिखते तो इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इन सब के लिए आपको ये याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहां मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल एचजीएफ फर्म एओपी कंपनी, इन सबको जो ऑलरेडी शामिल कर ही लिया है, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ही इन्होंने लिख दिया था। तो नटशेल में आपको कंपनी लॉ इनकम टैक्स पूरा का पूरा ही करना है, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे वो कहता है असेसमेंट प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देखिए, टाइप्स ऑफ असेसमेंट तो बहुत इजी है, इसमें कोई मोटी चोटी बात नहीं है। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स ने कॉन्फिडेंस तो एक बार छोड़ ही दिया, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो टाइप्स ऑफ जो असेसमेंट है बहुत इजी है। सेल्फ असेसमेंट जिसका पार्ट होता है, जिसे आप शुरू में करते हैं, उसके बाद होता है डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट। और असेसमेंट के उन्होंने दिए हैं कई इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। 142 से लेके 143, मतलब नोटिस वगैरह साथ में शामिल कर रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है 143, 142, 144, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट खुद ही अपनी तरफ से कर देता है एक्स पार्टी असेसमेंट। उसके बाद 147, 148, 143, और अगर सर्च की बात करें तो 132। तो ये कुछ सेक्शन मैंने बोले हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, ये जब हमने कर लिए, उसके बाद जो बात आती है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा, ठीक है।
इसके कुछ रूल्स नियम कायदे हैं और ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। टीडीएस हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखता है। रिफंड, डबल टैक्सेशन, इसके दो सेक्शन है, ध्यान रखिएगा 90 और 90A। इसको आप ढंग से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टैक्स इवेजन की बात कर रहा है, चोरी करने की बात कर रहा है, टैक्स की चोरी होती है तो उसकी पेनल्टी सीए फाइनल में भी स्टूडेंट याद नहीं करते, तो आप भी मत जाइए उन चक्रों में। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल सैलरीड एम्प्लॉयज। देखिए यहाँ पर वो जो टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा है वो बात कर रहा है डिडक्शन की, या आप जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं उसमें जो आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, तो आपको इन चीज़ों को याद करना है। सैलरी के लिए क्या एग्जेम्पशंस हैं जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, जो उनको परक्विजिट मिलते हैं। अलाउंसेस और परक्विजिट बेसिकली उनको जो वेतन के साथ मिलने वाले फायदे हैं उनमें से छूटों की बात कर रहा है, तो ये आपको करके जानी है। देखिए और कुछ नहीं है, डरना नहीं है इससे, ये डिडक्शन और एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, यानी कि सैलरी हेड को आप ढंग से पढ़ लेना। डिडक्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6A, उसको आप ढंग से पढ़ लेना। हालांकि इन्होंने यहीं पर भी लिख दिया था, अगर ये ना भी लिखते तो हमें ऑलरेडी करना था, तो बट इन्होंने स्पेशली बोल दिया तो आपको ये स्पेशली करना है। और टाइम धीरे धीरे हम कुछ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता रहा था कि क्लासेस से मैं आपको, अगर मैंने नहीं बोला है तो वीडियो क्लासेस आपके लिए बहुत लेंदी बैठ जाएंगी और आउटपुट इतना नहीं आ पाएगा, तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ किसी कॉलेज में, या आप ऑलरेडी अच्छी खासी इसकी एजुकेशन रखते हैं, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ मैटर के ऊपर काम करना है, और वो जल्दी होगा क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन करने हैं, आपको बहुत क्वेश्चन करने हैं, और आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं, ये बात तो आपकी क्लियर है, ठीक है जी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जिसे हम मैट बोलते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं टाइम आप मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसमें भी मैटर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहूँगा। ओके, जब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स, तो आगे बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट हैं बेसिकली, ये दोनों ही दोनों सीए फाइनल में पूछे जाते हैं, ये दोनों ही सीए फाइनल के पार्ट हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम क्योंकि मैंने एमकॉम नहीं किया हुआ है, तो एमकॉम में होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं मालूम, बट मैंने सीए किया हुआ तो मुझे मालूम है कि ये सीए फाइनल में आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अब जब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की, कस्टम ड्यूटी में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ तक तो इन्होंने बात की है आप लोगों के लिए अपनी डेफिनेशंस की। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं अगर मैं बात करूं, एक मिनट, मैंने यहाँ पर देखा भी था, यहाँ तक तो है सारी डेफिनेशंस, तो यहाँ तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो आपका लगभग 2 घंटे के अंदर होने वाला सिलेबस, अगर आपको कस्टम की बेसिक नॉलेज है तो यहाँ तक तो बहुत ईजी है। यहाँ बाकी की किताब डाल दी इन्होंने, तो नटशेल में पूरी बुक डाली हुई है, ये तो आपको भी मालूम है और मैंने आपको बताया, बट यहाँ तक इन्होंने सिर्फ डेफिनेशंस पूछी हैं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आगे जो आते हैं सारे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से सब कुछ है। बैगेज के प्रोविजन, अब बैगेज के प्रोविजन में आप जब फॉरेन से वापस आते हैं तो कितनी शराब आपको फ्री अलाउड है और कितना टैक्स लगेगा उसके बाद, तो 36.5% एक टैक्स का रेट होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, कितने तक की छूट आपको मिली हुई है वो कुछ क्वेश्चन में रहता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से ही बनने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट 28 तारीख को फ्री में टेस्ट रखा हुआ है, आप उसको टेस्ट को जरूर दीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। हालांकि वो आइस के लिए नहीं है, वो जेवीएनएल के लिए है, पर आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो चीज़ें जरूरी हैं। जब मैं बात करता हूँ बाकी मोटा मोटा, अगर क्योंकि अभी मैं डिटेल में सब्जेक्ट वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी आगे वीडियोस बना दूंगा, बट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको और क्या हेल्प चाहिए। ओके, अच्छा सर इतना टाइम होगा हेल्प करने के लिए? जी हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, मेरा कोर्स तो ऑलरेडी जेवीएनएल का हो चुका है। ओके, अब ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और इसी में ही मैं काम करता हूँ। ओके, तो इसमें नटशेल में मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा सिलेबस है जीएसटी का, बहुत ज़्यादा। जेवीएनएल में इतना सिलेबस नहीं है, या किसी भी कॉमर्स एग्जाम में मैंने इतना सिलेबस नहीं देखा, एक्सेप्ट सीए के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। यहाँ पर आपका सीजीएसटी एक्ट इन्होंने लिखा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिखा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, बट यहाँ पर इन्होंने प्रोविज़न डाल दिए हैं आईजीएसटी के भी, इन्होंने यहाँ प्रोविज़न डाल दिए हैं आईजीएसटी के भी, देखिए, ठीक है। तो 3 लॉ हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हालांकि यूटीजीएसटी भी एक लॉ होता है, जब आप जीएसटी पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। सीजीएसटी यानी कि सेंटर का, एसजीएसटी यानी स्टेट का, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी दे दिया और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका, ये मान के चले कि आधा नंबर पक्का हो गया, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ओके,
जब मैं बात करता हूँ आईजीएसटी की, तो यहाँ एक सबसे खतरनाक प्रोविजन शुरू होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जीरो रेटेड को भी मैं छोड़ दूँ तो जो ये लाइन लिखी है ना इन्होंने, ये आप ध्यान मत दीजिएगा कि है सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ध्यान मत देना, क्योंकि फ्रेंड्स इसको पढ़ने के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो आप बस कुछ नहीं समझ में आने वाला। रियलिटी में आपको बता दूं, सीए फाइनल में स्टूडेंट्स के लिए ये महाभारत है और जल्दी से समझ नहीं आता, और पूरे पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस वाले कंटेंट को आप छोड़ के चलिएगा, ठीक है। ये फ्री की सलाह है कि कौन सा नहीं करना है। जो सिलेबस आपका टाइम वेस्ट करने वाला है वो मैं पहले से बता दूं। क्या सर ये हार्ड है? बहुत हार्ड है। हम इसको करवा सकते हैं पर करने के बाद भी क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस हैं। मोस्टली सीएस भी इसको गलत करते हैं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इस टॉपिक को आप मत कीजिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा जीएसटी है। ऑडिट के ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे सीए की बुक्स में से। सर ये सारी सीए की बुक्स में से? जी हाँ, ये सीए की बुक्स में से आपको मिल जाएंगे। सीए आईपीसीसी आज की डेट में इंटर है वहाँ पर, और फाइनल, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। हाँ, ये वाउचिंग वेरिफिकेशन वहाँ से हटा दिए गए हैं, तो इनके लिए आपको कुछ और बुक्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको सारे मिल जाएंगे। स्टैट्स के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरी मास्टरी थोड़ी सी कम है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी मास्टरी नहीं है। सैम्पलिंग वगैरह फिर भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ये तो कुछ भी फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, बट फिर भी मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा वो करूँगा यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट, सीपीएम, ठीक है। ये जो है ये रिसर्च के कुछ टॉपिक्स है, ऊपर स्टैट भी अलग के रिसर्च में ही शामिल किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रिसर्च के टॉपिक्स हैं ये बेसिकली। तो ये टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ, और ये यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइएगा, और जब मैं स्टडी मटेरियल लॉन्च करूंगा, और उम्मीद करता हूँ मैं जल्दी स्टडी मटेरियल लॉन्च करूंगा, तो वहाँ पर भी आपको इसके एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड थ्योरी मैं आपको जरूर दूंगा। ओके, जब मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की, और मैं मेनली आपसे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, कि इसमें क्या क्या रहेगा। अब मैं आता हूँ पेपर वन की तरफ। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन से कंटेंट आपको करने और कैसे करने हैं। 70 दिन में तैयारी हो सकती है, नो डाउट, पर तैयारी की स्ट्रेटेजी आपको ढंग से बनानी पड़ेगी, ठीक है, और आराम से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने देखा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ स्टूडेंट्स का, आराम से तैयारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स कीपिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, ये आपका 11th का सिलेबस मोटा मोटा यहाँ जो दिखता है, ठीक है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आपकी बुक को ना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, कुछ भी नहीं है। 11th की बुक पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक जो टॉपिक है ना, यहाँ तक जो टॉपिक है वो आपका शायद 11वीं का पहला दूसरा चैप्टर होता है, ठीक है, या तीसरा चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है वही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल आईएफआरएस जैसे बेसिकली बात की हुई है इन्होंने, और मैं तो कहूँगा यहाँ पर इंडियस को भी साथ में ले लेना भैया, कुछ नहीं पता इन लोगों का, यानी कि ये तीनों, ठीक है, इंडियस इन्हीं में से बन के आया है। अच्छा, ये लिखा तो है इन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी साथ में ले लेना, मतलब तीनों लेना, इंडियस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकेंडरी बुक्स, ट्रायल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये पार्टनर जिंदा हुआ मर गया, ये सारी कहानियाँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, फर्म्स को जोड़ना, डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, प्राइस लेवल चेंजेस इन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है, ये वो जो सारी टेक्निक है, डिप्लीशन मेथड, आपका WDV मेथड, SLM मेथड, वो आपको करने हैं। लेवल चेंजेस अकाउंटिंग, हायर परचेज नॉर्मल है, वॉइस अकाउंट ये रेयर रहता है और MCQ आने के चांस ना के बराबर है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे पास कुछ MCQs हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब टेंशन लेने क्यों है, आप लोग पढ़ा रहे होंगे कॉलेजेस में, बहुत ईजी कंटेंट है, आप इसको टेंशन पे नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, 11th-12th का कंटेंट है, आप लोग इसको पढ़ पढ़ के हैं, सारे एग्जाम्स में इसको मिलता है आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सिलेबस लंबा है, 7 सालों का है, मतलब 7 साल, मतलब बेसिकली 2 साल 11वीं-12वीं, 3 साल और आगे 2 साल। मैं MCOM का मान के चलता हूँ, अगर CA की मानोगे तो भी 7 सालों का कंटेंट है, ज़्यादा नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा,
इंट्रो, अब ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसमें भी क्या है, ये भी आपका जेवीएनएल का ही कोर्स है। बस कुछ ये कुछ कंटेंट को मैं या लास्ट वाले को हटा दूं, इन कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मोटा मोटा देखेंगे तो वही कंटेंट तो है, कुछ भी नहीं, इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर टॉपिक लिख दिए हैं। पढ़ने तो आपको सारे दे, आप क्या नहीं पढ़ते, इक्विटी शेयर वाला पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाला पढ़ते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पढ़ते ही हैं, डिबेंचर पढ़ते हैं, ये वही तो है उनके, बस उनके टुकड़े कर दिए इन्होंने। अच्छा, डिबेंचर जब पढ़ते हैं उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ते होंगे, इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, गुडविल वगैरह पढ़ लेते हैं, वैल्यूएशन पढ़ लेते हैं, ये सारे पढ़ते ही हैं आप लोग। अच्छा, अमेलगमेशन पढ़ लेते हैं, होल्डिंग पढ़ लेते हैं, वही सारा तो इन्होंने पूछा। ये देखिए, ये बड़े बड़े बढ़ा बढ़ा कर लिख दिया इन्होंने, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये वही 11% वाली कहानी है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट, डिविडेंड्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये डाल दिया। अच्छा, गुडविल है, नॉर्मल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, अमेलगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, घबराना है ही नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिलेबस हो सकता है। मैं आया इसीलिए हूँ आप लोगों को बताने कि बहुत इजी है, ठीक है। मैंने नेटवर्क नहीं की थी, मुझे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, नहीं तो ये पेपर तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, और सच में किया जा सकता है। बट अगर आप तैयारी करेंगे, और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पर्पज यही है कि आपको रियलिटी से डराना नहीं है। डराने में तो लोग, मैं मतलब बेसिकली कोर्स बेचने का तो पर्पज नहीं था, इसलिए मैं डरा भी नहीं रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये तैयारी हो सकती है, सेल्फ करिए, बस आपके लिए मैं टेस्ट और स्टडी मटेरियल का अरेंजमेंट करवा दूंगा, अदरवाइज आप इसको पढ़िए, ठीक है। मेरी ऐप पे आपको जल्दी मिलेगा, मैंने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है, ठीक है। 10 से 15 दिन में मटेरियल आना शुरू हो जाएगा टॉपिक वाइज। अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म्स, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, कोई ज़्यादा मोटी जोड़ी फर्क नहीं है, फॉर्मेट बदलता है, डबल एंट्री सिस्टम तो वैसे ही रहना है ना, ठीक है, स्टेटमेंट्स के टाइप बदल जाते हैं, इसके ऊपर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग का बेसिक आपको आता है, सारी हो जाएगा। ये लिक्विडेशन और ये होल्डिंग बहुत आसान है, आप कहेंगे मैं यूट्यूब पे इनके वीडियोस भी डालने शुरू कर दूंगा, बट ये कि रेगुलर मैं क्लासेस देने का वादा नहीं करता, क्योंकि जेवीएनएल की वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए मैं इस बैच को शुरू भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जेवीएनएल की तैयारी तो मैं लगभग 10-12 महीने से जेवीएनएल कर रहा हूँ। और कई स्टूडेंट तो कहते हैं कि सर आप जेवीएनएल ही करते हो, तो देखिए मैंने जेवीएनएल वालों की साथ में रहने का किया हुआ है, मैं उसको बदल नहीं रहा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूँ, अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईफाई कर दिया। देखिए, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये जो बैच, ये आप आईपीसीसी की बुक उठाइए, ठीक है। अच्छा, या सेकेंड ईयर में होता है शायद, मुझे जितना याद है बीकानेर यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर तक होता है, उस बुक का ही पार्ट है। और ये ईडीपी और ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपको फाइनल की बुक में नए और ओल्ड सिलेबस में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेल्स वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल लेबर वेरिएंस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस, सॉरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, बोटलनेक एक्टिविटी चेक करते होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी के हिसाब से उसको आपको स्टेटमेंट बनाना है, तो क्या आपके ये बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना आने हैं, इनके बेसिस पे एमसीक्यू आने हैं, ध्यान रखना है हमें, इनके बेसिस पे एमसीक्यू आने हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, बहुत आसान है। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाता है गुड्स, तो अब हमें किस प्राइस पे भेजना है, वही ट्रांसफर प्राइसिंग है। एक कंपनी अपने दोनों ब्रांच को कहती है कि भैया मैं आपकी दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग करना चाहती हूँ, तो बताओ अब एक ब्रांच ए ब्रांच बी को किस प्राइस पे भेजे, वही ट्रांसफर प्राइसिंग है, ताकि इसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए और उसको भी फायदा हो जाए और कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट बढ़े, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ी ना करवाने हैं, उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत जानकारी और उसके एमसीक्यू पूछ लेगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बहुत आसान, ठीक है। लाइफ साइकिल में एक प्रोडक्ट बनता है, ग्रोथ पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है, वही यही तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। देखिए मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आगे कौन से, मैकेनिक अकाउंटिंग एंड ईडीपी, प्रोडक्टिव अकाउंटिंग एंड इम्प्लीफिक, ये बहुत आसान है, ये टॉपिक लिटरली बहुत आसान है। मतलब अगर मुझे कहे कि यार इसको बस सिर्फ बताना है आप लोगों को और कहाँ कहाँ क्वेश्चन करवाने हैं, लिटरली बहुत आसान टॉपिक्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, अलग करना है फिक्स एसेट को और आपके वेरिएबल खर्चों को, उसके बेस पे आपका कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको आगे सारे डिसीजन देने हैं, पीवी रेशो निकालना है, पीवी रेशो, बीईपी, एमईएस, ये सारे कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है, ठीक है। कि सर आपने कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं बोल दिया, नहीं सच में आसान है यार, अगर हार्ड मांगे तो वैसे भी घबराना पड़ेगा ना, ठीक है, सच में बहुत आसान है। समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको बहुत मज़े से करवाता, क्योंकि मेरे जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ,
ठीक है। और मैं 1 साल से किसी और चीज़ पे गया भी नहीं हूँ, NFL का एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी क्योंकि मिलता जुलता है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप करना शुरू कीजिए, मैं सच में कहता हूँ बहुत ईजी सिलेबस है, 70 डेज में आराम से होगा, बट डेली मेहनत करनी है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, भैया आपको खुद को ही पता है। रेशियो एनालिसिस, करंट रेशो, क्विक रेशो, सुपर क्विक रेशो, अच्छा टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, ठीक है, ये सारे हैं। कितने टाइप के ये रेशोज हैं, यही क्वेश्चन आने। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ कैश फ्लो को आप देखोगे तीनों एक्टिविटीज़ में, वहाँ फंड फ्लो बताओगे कि भैया एप्लीकेशन हुआ है या सोर्स हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड डिसीजन, अब कैपिटल कैसे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है, केई, कितना आसान है, आप लोगों को ध्यान आ जाएगा, करें तो सही। केई निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सीधी सी बात है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दो, इस तरह के क्वेश्चन पूछने। कैपिटल बस्टिंग एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन, इसमें IRR मेथड निकालो, सीधी सी बात है। इसमें पे बैक पीरियड बताओ, यार यही तो क्वेश्चन है, क्यों घबराना है। अच्छा, डिविडेंड डिसीजंस लेने हैं, डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिसीजन लेने हैं, अच्छा डिविडेंड के बेसिस पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना है, सीधी सी बात है। D1 और ग्रोथ वाला फॉर्मूला, बिना ग्रोथ वाला फॉर्मूला, शेयर की वैल्यू निकाल दो, ये लो कि अच्छा प्लस ग्रोथ निकालना है तो ग्रोथ इधर इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है, ये लो P1 निकालना है, P0 निकालना है, क्या निकालना क्या है बोलो तो सही आप, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लगाओ और करो। अच्छा, उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड लगा देते हैं जी। मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये बैलेंस स्कोर कार्ड कॉस्टिंग का टॉपिक नहीं होता क्या, जितना मुझे ध्यान है। अच्छा, मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस, ROI, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, रिटर्न ऑन इनकम है ना, MVA, EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, है ना। अच्छा, रिस्क एनालिसिस, वैल्यू एडेड अकाउंटेंट, ह्यूमन, ये अकाउंटिंग आ गई। अरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स डाले हैं, जो बाकी स्टूडेंट डर गए हैं, आप तैयारी कीजिए। मेरिट भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, तो मज़े से तैयारी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डर के तैयारी ना कर पाएँ। मटेरियल मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरे पास ये मटेरियल बनने दे दिया है, मैंने टाइपिंग करने दे दिया है, मटेरियल आपको मिल जाएगा, पर टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप डंडा लेके खड़े हो, सर आपने तो बोला था, नहीं, टाइम लगेगा, ऐसे कुछ भी नहीं डालना चाहता, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपको मिलने ही वाली है और बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था। सिलेबस बहुत इजी है, दिखने में बहुत लेंथी है, ठीक है, नो डाउट। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर आप मुझसे सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये 7 सब्जेक्ट आपको दिखे हैं, अगर आप इस वाइज पूछना चाहते हैं तो मैं 7 और वीडियो बना दूंगा कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ठीक है। बट अभी आपको तैयारी करनी शुरू करनी है। और तैयारी शुरू कहाँ से करें, देखिए, हाँ मैं ये आपको जरूर बताऊंगा तैयारी शुरू कहाँ से करें। तो फर्स्ट आप अकाउंटिंग से शुरू करें, अकाउंटिंग आपको हौसला देगी, क्योंकि अकाउंटिंग आप सारे पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग से शुरू करें। और धीरे धीरे हो सकता है तब तक मेरा मटेरियल भी आना शुरू हो जाए आप लोगों के लिए ऐप पे, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा। तो अकाउंटिंग आप ऑलरेडी पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग से शुरुआत कर दीजिए, और जो भी आप गॉड को मानते हैं तो नाम लेके बैठ जाइए। बहुत बड़ा सिलेबस सच में नहीं है, वीडियोस के थ्रू जाएंगे तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। और JVNL इसका 40% सिलेबस ही है, जी हाँ। तो इसलिए मैंने अपने कोर्सेज को रेकमेंड ही नहीं किया है यहाँ पर। रीज़न सिर्फ इतना है कि वो एक तो क्लासेज आपके उस हिसाब से नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैटर के ऊपर काम करना है, पढ़िए, टेस्ट दीजिए। CPT में कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, कॉन्सेप्ट आपको खुद पढ़ने हैं इस बार, प्रैक्टिस मैं करवा, प्रैक्टिस इन द सेंस आपको क्वेश्चंस जो मटेरियल मिलेगा, और टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो ये तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हो सकता है। लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो आप जरूर बताइएगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें जाकर अपना जो भी मैंने एक फीडबैक क्या कहूँगा, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो उस फॉर्म को भी जरूर भरिएगा। यहाँ पर मेरी सारी बात पूरी होती है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।